हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग कि फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है। ऊपर के जो क्रिटिसिज्म्स हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स विल भी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से एक मिक्सचर दे रखा है। मैंने आपको इससे वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 लेक्चर कर रहे हैं क्रिटिसिज्म के, जिसमें हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बातों को, जो कि यहाँ पर 7-8 पॉइंट दे रखे हैं, उन पे बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगले लेक्चर के अंदर हमने एक एक करके एक एक पॉइंट को डिफेंड करा। ठीक है। अब ओवरऑल अगर आपको डिफेंड करने के लिए और पॉइंट चाहिए तो ये आपके लिए एक एडिशनल मान लो कि मटेरियल हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बेडरॉक है। दूसरा, ये नेसेसरी कंडीशंस देते हैं, ठीक है, फॉर द मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। ये एक दीवार है अंबुजा सीमेंट की इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कोई भी कानून अगर ऐसा बनेगा जो कि मौलिक अधिकारों को ब्रीच करता होगा तो जुडिशरी से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, तो पार्लियामेंट इतनी मुशक्कत करेगा ही नहीं, पहली बात है, ऐसी बेवकूफ़ी करेगा ही नहीं। ठीक है। इंटरेस्ट जो होते हैं माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शंस के से सर्व होते हैं। ये हमारे देश में जो सेकुलर फैब्रिक है उसको स्ट्रेंथन करता है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वजह से। एंड ये चेक करता है कि जो सरकार है वो एब्सोल्यूटनेस को प्रैक्टिस ना करे, यानी कि अथॉरिटेरियन ना बन जाए, डिक्टेटोरियल ना बन जाए, ठीक है, एनार्की ना बन जाए। उसके बाद ये एक नींव रखते हैं हमारे मौलिक अधिकार के, सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस हर एक नागरिक कैसे एंजॉय कर सकेगा। एंड दे एंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये लोगों का पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिकल प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में उसको ईजी बनाते हैं। लेकिन इन वाले पॉइंट से ज़्यादा आपको वो वाले पॉइंट अच्छे लगे ना जो हमने डिस्कस करे होंगे, ऑब्वियसली बात है ना, कि अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आप ज़्यादा अच्छे से वो लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, अगर क्वेश्चन ये आ गया कि प्रिवेंटेड डिटेंशन जो है इसको क्रिटिसाइज करा जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स के स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉय करता है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? तो अब ये फंडामेंटल ये जो प्रिवेंटेड डिटेंशन है इसकी तो बात ही नहीं करी गई है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी। ठीक है। उसके बाद राइट्स आउटसाइड पार्ट 3, बिसाइड्स द फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 के अंदर इंक्लूडेड है, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स के अंदर कुछ अन्य राइट्स भी हैं। ये जो राइट्स हैं इनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट्स कहते हैं, या फिर इनको नॉन फंडामेंटल राइट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और नॉन फंडामेंटल राइट्स, दे आर क्या क्या है ये? किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं इम्पोज करा जाएगा, ना ही कलेक्ट करा जाएगा। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून में जिन जिन चीजों के लिए टैक्स, जिन जिन आइटम्स के लिए टैक्स और जिन जिन अथॉरिटीज को एलोकेट करा गया है टैक्स कलेक्शन के लिए, सिर्फ वही टैक्स से छेड़ाछाड़ी, टैक्स ऊपर नीचे, टैक्स को कलेक्ट करना या टैक्स इंपोज करना या ना इंपोज करना, ये सारी की सारी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया से करी जाएगी। जैसे बजट के अंदर आता है ना टैक्स स्लैब्स, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर इंपोज करते हैं पीएम वगैरह से डिस्कस करके, ऑब्वियसली बात है ना। 1 फरवरी को टैक्स स्लैब्स आएंगे कि पर्सन की इनकम अगर इतने से इतनी तो इतना टैक्स लगेगा, है ना। तो ये है आर्टिकल 265 जो कि पार्ट 12 में गिवन है। ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पहले था, मतलब ये जो यहां पर दे रखा है ये राइट तो है, ठीक है, कि लॉ की जो अथॉरिटी है लॉ की, उसके अलावा कोई भी इस देश में टैक्स को ना लेवाई कर सकता है ना कलेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि कोई भी कानून ऐसा बने जो कि प्रॉपर पार्लियामेंट वगैरह से बना हो, तब टैक्स कलेक्टिंग पावर दी जाए, या कितना टैक्स कलेक्ट करा जाएगा इसके बारे में फिक्स एक टैक्स स्लैब्स हो। ये चीज आर्टिकल 265 में पार्ट 12 में दे रखी है। दूसरा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इस चीज को भी सेव करा गया अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी है, और ऑब्वियसली बात है, आपको पता है अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये लीगल राइट है। आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में दे रखा है, ये हमने पढ़ा था। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। अब ये इंटरकोर्स का मतलब सेक्स नहीं है, ठीक है, कि फ्री में सेक्स अलाउड है, कि जो बंदी पसंद है, जो बंदा पसंद है, कूद पड़ो उसके ऊपर, दबोच लो उसे, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स एंड
अलग अलग राज्यों के बीच में राज्य की सीमा बाधा नहीं बननी चाहिए कि अगर किसी राज्य में किसी अनाज की कमी और दूसरे राज्य में अनाज की अगर अति है तो होर्डिंग करके ना रखी जाए और अनाज का आना जाना ये प्रॉपर तरीके से रहे। ठीक है, ये होता है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का मतलब ये नहीं है कि जिस मर्जी को चलते चलते लपक लिया। ठीक है, ये चीज गिवन है आर्टिकल 301 के अंदर पार्ट 13 के अंदर। ओके, even though the above rights are also equal even though the above rights are also equally justiciable, ये ऊपर वाले राइट्स भी यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं, जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, हाँ, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है तो बस डिफरेंस ये कि पर्सन ना सीन छाती चौड़ी करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उनको एनफोर्स करवाने के लिए अंडर आर्टिकल 32, या हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। बट ऊपर वाले राइट्स आर्टिकल 220, आर्टिकल 265, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 301, जो कि पार्ट 12 और 13 के अंदर गिवन है, अगर ये वॉलेट होते हैं, जो एग्रीड पार्टी है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत गिवन है ये अवेल नहीं कर सकते, लेकिन वो हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। दे कैन मूव टू द हाई कोर्ट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ सूट, लॉ पिटीशन अंडर आर्टिकल 226, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट को इस्तेमाल करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एंट्री अलाउड नहीं है, डायरेक्ट अलाउड नहीं है। डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स के केस में डायरेक्ट अलाउड होती है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत कोर्ट ऑर्डर्स करता है स्पेशल तरीके से फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, जिसको हम कहते हैं रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। तो हमने ये सारे के सारी चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को कंप्लीट करा। एक बात और, ये आर्टिकल सारे के सारे आप देख लेना। लोग जनरली यही समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी गलती उनकी यही है। 12, 13 ये इसका पार्ट होते हैं, 12 से लेकर 35 तक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 35 तक। अब आप कहोगे कि आपको याद करने हैं ये टेबल, स्पेशली बैठ के, जो कि स्टूडेंट सीरियस होगा तो उसको पूरे चैप्टर में ये सारे के सारे आर्टिकल्स वैसे भी याद हो गए होंगे। लेकिन ये जो एंड की चीज़ें होती हैं यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेंस में किसी आर्टिकल का कोई टाइटल कोट करना है कहीं पर इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, तो आपको आ सकता है। लेकिन स्टेट पीएससी के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ना कि एनालिसिस वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। एनालिसिस तो हम इसलिए कर लेते हैं ताकि अगर महाभारत पूरी पता है तो हम अर्जुना और श्री कृष्ण का डिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अर्जुना और श्री कृष्ण का डिस्क्रिप्शन जानकर महाभारत की कहानी नहीं बना सकते खुद से। ठीक है, तो स्टेट पीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। जैसे इस चीज में तो अति मचा देता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 226 क्या है, आर्टिकल 375 क्या है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ तक है। तो अगर आपको वो पूछ रहा है कि आर्टिकल 18 क्या है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा यूपीपीएससी का एग्जाम या कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम देते हुए कि यार मुझे इतना पता है कि आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये जो पूछ रहा है कि आर्टिकल 17 क्या है, 18 क्या है, 19 क्या है, ये पक्का फंडामेंटल राइट्स में से कोई है। तो बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट करके मतलब वो बता सकते हो। फिर आप दिमाग अपना शिफ्ट कर सकते हो, अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हो कि फटाफट इंस्ट्रक्शन दे सकते हो अपने दिमाग को, जहाँ फंडामेंटल राइट का दरवाजा खोल कर ला और जो ये चीज़, जो ये क्वेश्चन मांग रहा है, फटाफट उसको प्रोड्यूस कर यहाँ पर 30 सेकंड्स के अंदर। ऐसे काम करता है एग्जामिनेशन हॉल में हमारा दिमाग। हमने पढ़ा सब रखा होता है, बस रिवीजन की वजह से वो धुंधला हो जाता है, हमारे न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं। तो मैंने अटमोस्ट लेवल की डिस्कशन करवाई आप लोगों की फंडामेंटल राइट्स की, A to Z क्राइटेरिया हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करा, जैसा कि हमने बाकी अभी तक जो चैप्टर्स आए उसके अंदर कंप्लीट करा था। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। क्या आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ। कौन सा पॉइंट है? सिग्निफिकेंस में? हाँ जी, हाँ जी। राइट टू मतलब क्या कहते हैं, आपके पास राइट होता है ना कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इक्वालिटी का राइट है आपके पास, 14 का राइट है। फ्रीडम का राइट है आपके पास। वैसे तो 14 इक्वालिटी के
आप इक्वल बेसिस पे अगर वोट कर सकते हो तो इक्वल तरीके से खड़े भी हो सकते हो इलेक्शन के अंदर। और राइट टू अपॉर्चुनिटी की वजह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का पार्ट बन सकते हो। आप नॉर्मली से देख लो कि आप महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हो, अगर आप मुसलमान हो तो आप यूपीएससी का एग्जाम क्यों लिख पा रहे हो? इस देश में तो हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। दिल्ली वालों को लिखना चाहिए एग्जाम, एमपी वालों को लिखना चाहिए, कश्मीर वालों को लिखना चाहिए, पंजाब वालों को लिखना चाहिए। आप क्यों लिख पा रहे हो? राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से हो गया आपका इंश्योर। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कैसे फेयर ग्राउंड है आईएएस वगैरह बनने के लिए। आपके लिए तो बल्कि एक चीज और अच्छी कर दी गई है, महिलाओं के लिए फॉर्म फ्री, नो चार्जेस, है ना। मतलब मैं इसको मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। मतलब मैं अच्छी चीज़ नहीं है ये बताना ज़रा। एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। अब समझ में आया? इस क्या प्रिवेंटेड डिटेंशन? हाँ बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। प्रिवेंटेड डिटेंशन को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, एक अलग चीज करके देखा जा रहा है। हाँ वो अलग बात है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा सिर्फ एक नाम लेकर कोट करके आप नहीं बोल सकते कि प्रिवेंटेड डिटेंशन जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगेन उसको निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, देखो अभी आप जानते नहीं हो, एक लिस्ट है हमारा चैप्टर 11 जो है ना, उसके अंदर अभी तक ये लिस्ट है। और ये लिस्ट ना जैसे क्या है, ये ना मैं नीचे का लाइन यहाँ पर क्लोज नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको इसलिए क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जैसे जैसे वक्त और ज़माना बदलता जाएगा, जो भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल्स और सारे सब क्लॉजेस सब इसका पार्ट है, ऐसा नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफाइंड क्राइटेरिया है। अरे भाई वो पर्सन अरेस्टेड है, वो मरे जिए हमें क्या फर्क पड़ता है, ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा? समझ गए? हाँ मेरी कैरेट मनी को उठाकर ना ले जाए पुलिस, है ना, तो मैं अपसेट हो जाऊंगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।